रोजगार योग्य बनाने के लिए जो कौशल विकास करना है उस पर स्पेशली गुणवत्ता है, गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण देने वाला भी हो जाए, गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण भी हो जाए और इसी से तो नौकरी लायक या नौकरी की योग्य लायक बने। तो इस पे ही हमारा ज़्यादा फोकस है। प्रति बच्चे पे 65,000 से लेकर 80,000 के आसपास का खर्चा भी सरकार अपनी तरफ से मुफ्त में ट्रेनिंग पार्टनर्स को कराती है। बच्चों की तरफ से तो कोई भुगतान नहीं करना है, ना कोई फीस का पेमेंट नहीं करना है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं के कौशल विकास को बेहतर और रोजगार की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत एक योजना चलाई जा रही है और उस योजनाओं में जो युवा आयु वर्ग के लोग हैं या यूं कहें कि जो बेरोज़गार युवा हैं उनको एक तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी और इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद कहीं ना कहीं उनको रोज़गार भी मिलेगा या फिर वो अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। इस योजना को संचालित किया जा रहा है और तमाम जो अभ्यर्थी हैं उत्तर प्रदेश से वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और आवेदन कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मिशन के तहत किस तरह से आवेदन करना है और साथ ही साथ इसमें आवेदन करने के बाद क्या कुछ फ़ायदे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एमडी कौशल विकास मिशन के आंद्रा वामसी जी। सर, ये जो मिशन चलाया जा रहा है, सबसे पहले तो इस मिशन का क्या उद्देश्य है वो बता दीजिए। मिशन का मुख्य उद्देश्य यही है, जितने भी हमारे जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, बेसिकली जो 14 से लेकर 35 साल के उम्र के बीच में जो भी स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, उन सभी लोगों को कौशल विकसित करते हुए उनकी रोज़गार योग्य बनाना है। ये हमारा मुख्य एजेंडा है। उसको संचालन करने के लिए बहुत सारे विभागों के माध्यम से बहुत सारे स्कीम्स जो की जा रही है, वो सारे स्कीम्स एकीकृत करके एक कन्वर्जेंस मॉडल पे मिशन उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से संचालित की जा रही है। सर, अगर शैक्षिक योग्यता की बात करें तो जो लोग आवेदन करेंगे उनकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए और किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए आवेदन करने के लिए? शैक्षिक योग्यता तो इसमें अनिवार्य नहीं है। वो स्कूल ड्रॉप आउट है तो फिर तो कोई भी हो, वो लड़का या लड़की अपना पंजीकरण UPSDM पोर्टल पे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहना है कि बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे यूपी स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से फंडेड है स्टेट स्किल डेवलपमेंट फंड, वो एक स्कीम है। और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से फंडेड है SCA to SC SP जो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान का। और एक और है जो DDO-GKY है जो ग्राम विकास मंत्रालय से फंडेड है। ऐसे विभिन्न योजनाएं हैं, वो सारी चीज़ एकीकृत करके ब्रॉड पैरामीटर्स तो एक ही है कि 14 से लेकर 35 साल की उम्र में जितने भी बच्चे हैं, अगर वो स्कूल ड्रॉप आउट्स है, वो upsdm.gov.in पोर्टल पे पंजीकरण करके अपना नियरेस्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर पे वो लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग्स में एक चीज़ हमने देखा था, अटेंडेंस की जो कमी है उसको दूरी करने के लिए आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को लागू कराया था, जो अनिवार्य है। कम से कम 70% जो बच्चे हैं क्लासरूम में उपस्थित होना और ऑन द हैंड जॉब ट्रेनिंग करना और उसके बाद प्लेसमेंट ड्राइव पे पार्टिसिपेट करना एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया पे लगभग 3 महीने भी लग सकती है, 6 महीने भी लग सकती है और 9 महीने भी लग सकती है अपना जॉब्स और अपना जॉब रोल्स और सेक्टर्स के हिसाब से। तो कुल मिला के 37 सेक्टर है, जिसमें अपैरल है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, हेल्थ केयर का भी है, ऑटोमोटिव्स का भी है, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, तो एग्रीकल्चर का भी है। सो ऐसे बात करते रहे तो फिर यू हैव गॉट 37 सेक्टर्स। वो 37 सेक्टर्स में लगभग 1600 जॉब रोल्स है। ये जॉब रोल्स आज कुछ जॉब रोल्स स्किल सेट के लिए तो सही लगेगा, लेकिन अगले साल के लिए तो ये परिवर्तन भी होगा, तो उसी के हिसाब से वो अपना स्किल सेट्स भी बदलते रहते हैं। सर, अगर पाठ्यक्रमों की बात करें तो प्रमुख पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं? जैसे आपने हेल्थ सेक्टर का भी बताया और भी कई बातें बताई जो प्रमुख हैं इस मिशन के तहत। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो छात्र आवेदन करेंगे या जो इच्छुक युवा इस मिशन में अपनी भागीदारी दिखाने के लिए आवेदन करेंगे, उनके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, क्या कुछ उनके पास होना चाहिए जिससे वो आसान तरीके से आवेदन कर सकते हैं? मुख्य रूप से जो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है हमारे UPSDM पोर्टल की जो बैच क्रिएशन में, सेंटर क्रिएशन में और बैच ID क्रिएशन में अनिवार्य है। उसके लिए उनका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है और आधार कार्ड है, ये पर्याप्त है कि वो अपना डेटा को भर के वहाँ पे
रजिस्ट्रेशन कर सके। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद एनरोलमेंट की सूची बन जाएगी और प्रति बैच पे न्यूनतम 27 से लेकर 30 बच्चे हो सकते हैं और उसी के हिसाब से वो अपना ट्रेनिंग बैचेस शुरू कर सकते हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स। और सरकार अपनी तरफ से ट्रेनिंग पार्टनर को या प्रशिक्षण संस्था को प्रति बच्चे की प्रशिक्षण के लिए 20,000 रुपये की भुगतान भी करती है। सर यूपी में ओवरऑल अगर बात करें तो कितने प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं? लगभग 2800 के आसपास प्रशिक्षण केंद्र वर्तमान में संचालित हैं और 75 जिलों में हमारा कार्यक्रम संचालन में है SSDF स्कीम के तहत और DDU-GKY स्कीम के तहत। इन सभी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए जिले स्तर पर 2 MIS और 2 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स भी तैनात हैं और जिला स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है जिसकी जो मुखिया है जिला कलेक्टर और वाइस चेयरपर्सन है CDO चीफ डेवलपमेंट मुख्य विकास अधिकारी, ये दोनों भी इनको रेगुलर समीक्षा के माध्यम से मॉनिटर करते हैं। और साथ में लगभग 523 के आसपास हमारा जो ट्रेनिंग पार्टनर्स है वो इस वक्त कार्यरत है। 2023-24 में कुल मिला के 3 लाख बच्चों की प्रशिक्षण है। उसका जो लक्ष्य आवंटित किया गया जो आज की तारीख में 1.5 लाख का पंजीकरण हुआ है और साथ में जो 42,000 है उसमें 3 लाख में वो है माध्यमिक स्कूलों से भी जुड़े हैं क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत माध्यमिक स्कूलों में भी स्किलिंग का प्रोत्साहन दिया जाना है। और जेल्स में भी लगभग 7,000 के आसपास का लक्ष्य आवंटन भी हुआ और जुवेनाइल होम्स में भी लगभग 1,800 के आसपास का लक्ष्य आवंटन हुआ। और एस्पिरेशनल ब्लॉक से जो हमारा 100 ब्लॉक्स उसके लिए भी 10,000 के आसपास का लक्ष्य आवंटन हुआ था। तो कुल मिला के यही कहना है कि ये जितने जो नए प्रक्रिया लागू कर रहे हैं ताकि रोज़गार योग्य बनाने के लिए जो कौशल विकास करना है उस पर स्पेशली गुणवत्ता है, गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण देने वाला भी हो जाए, गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण भी हो जाए और इसी से तो नौकरी लायक या नौकरी की योग्य लायक बने। तो इस पे ही हमारा ज़्यादा फोकस है। अभी वर्तमान में सर आपने जैसा कि जिक्र किया कि करीब 3 लाख युवाओं का लक्ष्य है, 3 लाख युवा इस वर्ष जो है इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस ट्रेनिंग को पूर्ण करने के बाद क्या कुछ और व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार की तरफ से या आपके विभाग की तरफ से? राइट, जो ट्रेनिंग पार्टनर के भुगतान के बारे में मैंने जिक्र किया था, पहले भुगतान हम लोग 70% प्रशिक्षण देने के लिए करते थे और 30% प्लेसमेंट करने के लिए करते थे। लेकिन बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग पार्टनर्स ने इसमें 70% जो प्रशिक्षण के लिए अपना जो है रुचि दिखाया था लेकिन प्लेसमेंट के लिए कभी अपना रुचि नहीं दिखाया था। इसलिए जो राज्य संचालन समिति की जो बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि ये सारी भुगतान हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में बांटेंगे और उसको ट्रेनिंग कंप्लीशन 25% प्लस प्लेसमेंट का 7%, फिर 50% ट्रेनिंग कंप्लीशन, फिर प्लेसमेंट का 15%, फिर 75% का ट्रेनिंग कंप्लीशन और 25% का प्लेसमेंट और 100% का ट्रेनिंग कंप्लीशन और 70% का प्लेसमेंट, ये अनिवार्य रूप से कर दिया था ताकि वो नौकरी भी करवाना ज़रूरी है। अगर सर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो क्या ग्रामीण इलाकों में कोई अलग व्यवस्था की गई है? क्योंकि अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ हो सकता है कि जागरूकता उतनी ना हो, लोग उतना इस बात को लेकर अवेयर ना हो, तो उसके लिए क्या कोई अलग व्यवस्था की गई है या कोई अभियान ऐसा चलाया गया है जो लोगों को जागरूक करे और इस मिशन के बारे में बताए? जो मिशन के बारे में जागरूक करने के लिए तो हमारा IEC कैंपेन तो रेगुलरली चलता रहता है। वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी हो, अपना जो पोर्टल के माध्यम से भी हो, अपना स्किल रथ के माध्यम से भी हो या अपना IEC कैंपेन के माध्यम से भी हो, ये तो संचालित है। लेकिन जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है, वहाँ पे तो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का प्रोत्साहन दिया जाता है क्योंकि प्लेसमेंट मिलना बहुत आसान रहता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग 2 भागों में इसको कैटेगराइज कर दिया था। एक तो मोबिलाइजेशन डिस्ट्रिक्ट हो सकता है जहाँ पे हम बच्चों को मोबिलाइज करके जो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन है प्रदेश में वहाँ पे ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट का नामकरण किया जाए। ये DDU-GKY के तहत लगभग 30,000 बच्चों को हम लोग जो करते थे या करते हैं, ये सब रेजिडेंशियल मोड पे करते हैं, मतलब उन लोगों को वहाँ पे रहना है और उनकी खान पान की व्यवस्था की जाएगी। लगभग प्रति बच्चे पे 65,000 से लेकर 80,000 के आसपास का खर्चा भी सरकार अपनी तरफ से मुफ्त में ट्रेनिंग पार्टनर्स को कराती है। लेकिन हम लोगों का मुख्य एजेंडा ये है कि गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षणार्थी हो, गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षु भी हो, गुणवत्तापूर्वक हमारा जो प्रशिक्षण केंद्र भी हो और योग्य बनने लायक हमारा प्लेसमेंट ड्राइव भी हो या रोज़गार मेला भी हो।
तो इस पे सुधार लाने के लिए हम लोगों का ज़्यादा फोकस चल रहा है इस वित्तीय वर्ष में, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों का फोकस एब्सेंटिज्म में था, वो हमने पूरी कर दिया था आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस से। फिर इस वित्तीय वर्ष में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स पे ध्यान देना, ट्रेनिंग ऑफ एसेसर्स पे ध्यान देना और विद इन द टाइम असेसमेंट पूरी करना, क्योंकि वो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट योग्य तभी हो सकता है जब हमारे जो प्रशिक्षु है वो गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण लिया जाए। सर, अगर प्रशिक्षण की बात करें तो अगर युवा इस तरह से या इस पूरी प्रक्रिया से ट्रेनिंग कर लेता है और मे बी उसके पास पैसे का या आर्थिक सहयोग उस तरह से ना हो, तो क्या कुछ उस तरह की व्यवस्था भी की गई है कि अगर वो युवा अपना रोजगार करना चाहे तो उसको सरकार की तरफ से कुछ फंडिंग दी जाएगी या कुछ इस तरह से? PMKVY योजना में तो स्टाइपेंड भी दी जाती हैं जो प्रतिदिन 108 रुपये के हिसाब से, 160 रुपये के हिसाब से। तो ऐसे स्टाइपेंड हमने PMKVY योजना के तहत जो 23,000 बच्चों को जो हमने प्रशिक्षण कराया था वो हम देते रहते हैं। फिर अपनी तरफ से जो ट्रेनिंग पार्टनर के माध्यम से, मतलब मिशन ट्रेनिंग पार्टनर को भुगतान करती है और ट्रेनिंग पार्टनर के माध्यम से उनको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, यूनिफॉर्म्स दिया जाता है 2 सेट, और उसके साथ साथ अगर रेजिडेंशियल मोड पे ट्रेनिंग करना है, रहने की और खान पान की व्यवस्था भी दी जाती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से सुनिश्चित किया गया। लेकिन हमारी मेहनत पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए बच्चों की तरफ से, और वहाँ पे हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स के माध्यम से भी गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी अगर इस मिशन की बात करें तो ओवरऑल क्या रिस्पांस देखने को मिला है इस मिशन के तहत? प्रति वित्तीय वर्ष हम लोग 3 लाख और सेंट्रल स्कीम्स को जोड़ के 3.5 लाख के प्रशिक्षणार्थियों को हम लोग प्रशिक्षण पूरी कर सकते हैं, ये तो नो डाउट अबाउट इट। और हर जिले में रोजगार मेला आयोजन करने के बाद पिछले साल कम से कम 70,000 के आसपास का प्लेसमेंट्स हुआ था। मतलब ये मान के चलिए कि एक 1/5 मतलब 20% का जो प्लेसमेंट्स हैं ऑन एन एवरेज चल रहा है। जब तक ये पेमेंट्स हम लोग प्लेसमेंट से लिंकेज नहीं करेंगे तब तक ये लोग प्लेसमेंट्स पर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए तो पेमेंट्स को लिंक कर दिया था उसी के माध्यम से। और दूसरी बात, एक समय था जब हम लोग ये प्रशिक्षण सिर्फ ड्रॉप आउट्स को ही दे सकते हैं, लेकिन अब तो स्कूलों में देना शुरू कर दिया, जेल्स में देना शुरू कर लिया था सामूहिक रूप से, और थोड़ा माइक्रो स्केल पे भी करना शुरू कर दिया। इससे एक कैप्टिव ऑडियंस है, वो जो वंचित लोगों को जो मिलना है वो तो मिलता रहेगा। और एक और शुरुआत है कि बड़े बड़े जो MNCs हैं उन लोगों को भी यहाँ की जो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है, बेसिकली जो मानव संसाधन यहाँ पे जो उपलब्ध है, उन लोगों में अगर उत्साह दिखा दिया जाए या उन लोगों को भी जागरूक किया जाए तो बड़े बड़े MNCs में भी जाने के लिए हम लोग अपना पॉलिसीज़ को सुधार कर रहे थे। जैसे IBM के साथ एक MOU किया था ऑनलाइन कोर्सेस में, कोर्सेरा के साथ MOU किया था, इन्फोसिस के साथ MOU किया था, रेड हैट के साथ MOU करने वाले हैं, HCL के साथ MOU करने वाले। सो दीज काइंड ऑफ कोर्सेज विल ऑलवेज, ऐसे बड़े कंपनीज में सर्टिफिकेट मिलना और प्रशिक्षण होना वो बच्चों की कॉन्फिडेंस बढ़ाने में भी एक सदुपाय रहेगा। और साथ में ये भी देखना है, बड़े बड़े IITs जैसे IIT मंडी के साथ हमने करा दिया था, अब इस IIT तिरुपति के साथ भी वर्कआउट कर रहा है। तो ऐसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस हैं जहाँ पे हम लोग प्रशिक्षण करा सकते हैं, वहाँ पे भी भेज के कराना इन लोगों को, ताकि इन लोगों की स्पेक्ट्रम बढ़े, इन लोगों की जो गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण पर इन लोगों का फोकस भी बढ़े, और ताकि बच्चों की पर्सनालिटी भी अपने आप विकसित हो जाए। सर, अगर सेंटर्स के मानकों की बात करें तो जो सेंटर्स यूपी में बनाए गए हैं उनके भी कुछ मानक तय किए गए हैं कि ये मानक होंगे? यस, ये सारे सेंटर्स हैं नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग के मानकों के अनुसार ही बनाना है। और जो यदि सेंटर्स उस मानक के विपरीत है या अनुकूल नहीं है, उन लोगों के खिलाफ पेनल्टीज़ डालने का एक प्रावधान भी हमने अपने पॉलिसीज़ में लाया था। तो जो हमारे पकड़ में आ गया है उन सारे लोगों के खिलाफ हम लोग 5-5 लाख रुपए की पेनल्टी भी डालना शुरू कर दिया। ओवरऑल अगर बात करें तो छात्रों या यूं कहें कि बेरोजगारों के लिए सरकार 60 से 65 हज़ार रुपये सरकार के द्वारा ही दिया जा रहा है, और इस पूरे मिशन के तहत छात्रों से एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। मिशन की तरफ से तो जो अलग अलग स्कीम पे अलग अलग भुगतान का एक प्रणाली है, जैसे 65,000 है DDO-GKY की और 20,000 है SSDF की, और स्टाइपेंड है PMKVY 1, 2, 3 के माध्यम से भी, PMKVY 3 में भी दिया गया था।
और बच्चों की तरफ से तो कोई भुगतान नहीं करना है, ना कोई फीस का पेमेंट नहीं करना है। और लेकिन ट्रेनिंग पार्टनर को ये सारी चीज़ मुफ्त में कराने के लिए सरकार अपने तंत्र को इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीज़ करा रही है। इसमें बहुत अच्छे परफॉर्मिंग ट्रेनिंग पार्टनर्स भी हैं और ख़राब परफॉर्मिंग वाले हैं। लगभग ऑलमोस्ट 500 लोगों को तो मिशन से ही बर्खास्त कर दिया गया। और नए लोगों को जोड़ने के लिए लगभग 435 स्टार्टअप्स को भी जोड़ दिया था इसमें, ताकि ये स्टार्टअप ट्रेनिंग पार्टनर्स अच्छी तरह से अपना जिले स्पेसिफिक काम जो करना है वो कर सके। असली बात यह है कि शुरुआत में लोग अच्छी तरह से अच्छे भावनाओं से आते हैं, लेकिन बाद में ये तो बिज़नेस जैसा देखते हैं, लेकिन एक प्रशिक्षण जैसा नहीं देखते हैं। अगर प्रशिक्षण जैसा नहीं देख रहे उनको तो हम मिशन से छुट्टी करना शुरू कर दिया। अगर छात्रों की बात करें तो सर, इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद छात्र इंटर्नशिप करेंगे, और इंटर्नशिप के बाद अगर शुरुआती वेतन की बात करें तो क्या कुछ इसके लिए भी व्यवस्था की गई कि इतना वेतन जो है छात्रों को शुरुआती समय में मिलेगा, उसके बाद बढ़ता रहेगा? इस मामले में तो हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ मार्केट सेंट्रिक है। लेकिन हम लोग प्रशिक्षण उन्हीं को ही देंगे जो मार्केट सेंट्रिक जॉब रोल्स होंगे, ताकि उन लोगों को नौकरी पाना बहुत आसान है। फिर भी नए नीति जो आ रही है उसमें तो प्लेसमेंट को डीलिंग करने का मुख्य एजेंडा है। कारण क्या है कि हम लोग सीखे ठीक ठाक, लेकिन वो सिर्फ उसी नौकरी के लिए तो ना सीखे, बाकी सारी भी बहुत सारी नौकरियां हैं, उसको भी अध्ययन करते हुए हम लोग अगर सीख लिया जाए तो अच्छी बात है। तो ये जो सीख है बेसिकली हम लोगों को अपनी तरफ से अपना व्यक्तित्व को बढ़ाने का और अपना जो योग्यता को बढ़ाने का, और जब योग्यता पे बढ़ोतरी होगी तो फिर तो नौकरी पाना अपने आप आसान है। तो बिल्कुल साफ तौर पर ये आईएएस आंध्रा वामसी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के एमडी हैं, जिन्होंने इस पूरे मिशन के तहत किस तरह से छात्रों को, या जो छात्र आवेदन करेंगे उनको किस तरह से फ़ायदे होंगे और किस तरह से आवेदन की प्रक्रिया है, उस पर इन्होंने पूरी विस्तृत बातचीत बताई है, और किस तरह से रोजगार के भी संसाधन उपलब्ध होंगे युवाओं को अगर वो इस मिशन के तहत प्रशिक्षण लेकर कार्य करेंगे। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।